जय हिंद। आप लोग के बीच एक लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम लोग पीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और टॉपिक रहेगा बायोलॉजी से। ठीक है, किससे रहेगा? बायोलॉजी से, यानी जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान का डिफिनेशन क्या है? जिसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो जीव विज्ञान बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, जो हमारे 6th बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन बोल रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम है पुस्तक का? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बोल रहा है किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? डार्विन जी ने लिखा है। क्वेश्चन आ सकता है कि डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? तो डार्विन की पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन थे कहाँ के? तो ये थे हमारे इंग्लैंड के। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और डार्विन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, इसको कहा जाता है डार्विनवाद या फिर प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। इंग्लिश से बोले तो थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या फिर बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? तो किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का करता है। किसका करता है बाबू? कार्बोहाइड्रेट का करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो यह एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक प्रकार का फैट है, वसा है। ठीक है, और इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। देखो वही लिखा है, इंसुलिन अंगाशय से अंतस्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है। कौन सा हार्मोन है? तो प्रोटीन का एक पार्ट है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियम के मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी क्या करता है ना? प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का क्या है? एक रूप है या फिर स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। क्या है? निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या है? तो आपका क्या है? पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है। और क्या है? तो सल्फाडाइयाजिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। इसका हो जाएगा ए और डी दोनों। तो यहाँ देखो ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा, लेकिन उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। ठीक है, चलो कब पूछा गया है? तो 63 बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या बोल रहा था क्वेश्चन बोल रहा था एंटीबायोटिक है। कौन कौन सा है एंटीबायोटिक? तो आपका पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है। और कौन है? तो सल्फाडाइजिन जो है वो एंटीबायोटिक है। चलो वही लिखा है, उपयुक्त विकल्पों में से पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? तो बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? तो एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो हमारा चावल। चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। चावल क्या है बाबू? तो कार्बोहाइड्रेट है। इसमें हम लोग का क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है अधिक मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, वही लिखा है, उपयुक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। यानी हम लोग जो चावल खाते हैं उसमें अगर 100 ग्राम तोल के खाएंगे तो हम लोग को कितना कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिल जाती है। वास्तव में जो है उस चावल में 90% जो है कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। ठीक है, चावल साधारणतः खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन भी देता है। और क्या देता है? तो खनिज भी देता है चावल, और फाइबर भी देता है। इसलिए जो चावल अधिक खाता है उसका फैट वगैरह निकल जाता है और हेल्दी भी रहता है थोड़ा सा। ठीक है, तो चावल हम लोग को क्या क्या देता है? तो कैलोरी देता है, और क्या देता है? विटामिन देता है, खनिज देता है, और फाइबर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कीट संवर्धन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? तो कीट संवर्धन है। तो क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है। कीट संवर्धन क्या है भाई? तो कीटों की वृद्धि करने का एक क्या है ना? विज्ञान है। ठीक है,
कीट संवर्धन जैसे केचुआ, ठीक है, कीटों में वृद्धि करने का एक विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र है, ठीक है, केचुआ को क्या कहा जाता है, कृषकों का मित्र कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, भूमि के आंत, भूमि का आंत किसको कहा जाता है, तो केचुआ को ही कहा जाता है, ठीक है। चलो, केचुआ खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक भी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स जो है इस किसका अध्ययन है भाई, तो अनुवांशिकता का। किसका है, अनुवांशिकता का। ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिक्स जो है किसका अध्ययन है, तो अनुवांशिकता का। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, अनुवांशिकता या फिर विचरण का अध्ययन किया जाता है। किसका किसका, तो जीनों का या फिर अनुवांशिकता का या फिर विचरण का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किन तरंगों या फिर किरणों का उपयोग किया जाता है। यानी भ्रूण में, गर्भ में जो भ्रूण है, गर्भ में जो बच्चा है, उसको जानने के लिए कि वो लड़का है या फिर लड़की है, स्वस्थ है या फिर नहीं है, ठीक है, तो किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है भाई, पराध्वनिक किरण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, पराध्वनिक किरण का उपयोग किया जाता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। पता है आप लोग को कि क्या किया जाता है ना, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड के तहत हम लोग पराध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, तो पराध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सच्चा फल नहीं है। सच्चा फल नहीं है, तो सेव क्या है, सेव सच्चा फल नहीं है। सच्चा फल कौन नहीं है, तो सेव सच्चा फल नहीं है। अच्छा, सच्चा फल किसको कहते हैं भाई, तो सच्चा फल उसको कहते हैं, ठीक है, जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होता है तो ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है, फल्स फ्रूट कहा जाता है। जैसे हो गया सेव, ठीक है, काजू, नाशपाती, इस सब में क्या होता है ना, जो अंडाशय है उसके अलावा अन्य भाग को भी शामिल किया जाता है फल के निर्माण के दौरान, ठीक है। तो इस सब फल को क्या बोलेंगे, असत्य फल बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि लौंग के पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है। मतलब लौंग का पौधा जो है, लौंग का पौधा जो है उसमें लौंग हम लोग किस भाग से प्राप्त करते हैं। लौंग को किस भाग से प्राप्त करते हैं, तो सूक्ष्म पुष्प कली। किसे, तो सूक्ष्म पुष्प कली, सूक्ष्म पुष्प कली से प्राप्त करते हैं। लौंग यूनिजिया कैरियोफाइलेटा, ठीक है, कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है, ठीक है। किस वन में होगा, मतलब किस तरह का पेड़ है, तो सदाबहार वृक्ष है। किस तरह का वृक्ष है, तो जो लौंग है आपका सदाबहार वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि लौंग एक मसाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि लौंग क्या है, तो लौंग क्या है भाई, एक मसाला है। अब देखो बोल रहा है कि लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। यानी जो पहले क्वेश्चन अभी पढ़े उसका ही रिपीटेशन क्वेश्चन है और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसे हम लोग प्राप्त करते हैं, फूल की कली से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लौंग जो है इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं, तो क्लॉव्स बोलते हैं। बंद कलिका या फिर पुष्प कलिका है जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द का निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वनस्पति नाम जो है वो क्या है, तो साइजीजियम, ठीक है, साइजीजियम, ठीक है। और क्या है, तो एरोमेटिकम, एरोमेटिकम और साइजीजियम क्या नाम है इसका, वनस्पतिक नाम है, जो कुल मिर्टसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल की बात करें तो इंडोनेशिया है। यानी सबसे पहले लौंग जो है, लौंग का पौधा कहाँ पे उगाया गया था, तो हम इंडोनेशिया में उगाया गया था, ठीक है। इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। किस प्रकार का वृक्ष है, तो सदाबहार वृक्ष है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है भाई, तो 10 से 20 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इसकी पत्तियां बड़ी और अंडाकार
आकार की होती है। इसकी पत्तियां जो है किसकी पत्तियां, तो लौंग की पत्तियां है, ये बड़ी और अंडाकार आकार की होती है। इसका ऊंचाई की बात करें तो 10 से 20 मीटर तक होता है बस। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि अदरक तना है, ठीक है, जड़ नहीं है। ये खुदे बोल दिया है क्वेश्चन में कि अदरक जो है वो तना है। क्वेश्चन आ सकता है कि अदरक क्या है, तो अदरक तना है, जड़ नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है नोड और इंटरनोड होते हैं। किसमें इंटरनोड और नोड होते हैं, तो अदरक में नोड और इंटरनोड यानी गांठ होते हैं, ठीक है, इस तरह करके होता है ना, इस तरह करके अदरक होता है, टेढ़ा मेढ़ा करके इस तरह करके। तो जहां जहां जिसमें गांठ है ना उसको बोलते हैं नोड इंटरनोड, ठीक है। तो इसमें अदरक में क्या होता है ना, नोड और इंटरनोड होता है, जिसके कारण ये क्या है, तो तना है, जड़ नहीं है। चलो, नोड एवं इंटरनोड का उपस्थिति होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है और तो क्या कहा जाता है कि अदरक एक तना है, जड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, पादप कली, पादप कली है, ठीक है, पादप कली है। एक क्या है, तो घूर्णीय, एक घूर्णीय टहनी है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए घूर्णीय टहनी है। देखो देखो, वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रोहन, ठीक है, अविकसित प्रोहन को कली या फिर कलिका कहते हैं। जिसमें विकास नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, तो कली कहा जाता है या फिर कलिका कहा जाता है। किसी पत्ती के कक्ष पर तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। यह कहां पर उत्पन्न होती है, तो किसी पत्ती के कक्ष पर या फिर तने के अंतिम छोर पर यह उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बोल रहा है कि पौधे में जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहा जाता है, पौधे को, उस पौधे को क्या कहा जाता है, तो उस पौधे को कहा जाता है हेलोफाइटा। उसको क्या कहा जाता है बाबू, हेलोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी। जो लवण युक्त पौधे में उगाया जाता है ना, उस पौधे का नाम, उस पौधे को उगाए गए पौधे को कहा जाता है हेलोफाइटा। लवण मृदा, इसको इंग्लिश हिंदी से बोलते हैं लवण मृदोदविद, यानी इंग्लिश से हेलोफाइटा। उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो हेलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्नलिखित में से किसका निगरानी के लिए उपयोग होता है। ये हमारा मस्तिष्क का निगरानी करता है। किसका करता है, तो मस्तिष्क का निगरानी करता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है, विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बोल रहा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण, यानी जो हमारे मांसपेशी है उसमें अगर दर्द होता है तो उसको निवारण करने के लिए या फिर उसमें उपचार करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड का उपयोग करते हैं हम लोग। किसका करते हैं, इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग करते हैं। इंफ्रारेड विकिरण या फिर इसी को बोलते हैं अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिसने इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में क्यों इतना विविधता है, क्योंकि उत्परिवर्तन के कारण। किसके कारण, तो उत्परिवर्तन के कारण। उत्परिवर्तन के कारण वैज्ञानिकों का वह समूह जिसमें प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया है उसने नव डार्विनवादी सिद्धांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो नव डार्विनवादी सिद्धांत कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों का साधारणतः परिवर्तन उपरांत नए जीव बनते हैं। ठीक है, जीव में जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है, नया जीव बनता है जिसमें या फिर जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वह उत्परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन स्पष्ट
वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वरण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है मेंडल के अनुसार, मेंटल नहीं, मेंटल मतलब पागल होता है, मेंडल के अनुसार, ये एक वैज्ञानिक है, ठीक है। बोल रहा है कि मेंडल के अनुसार या फिर मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर है। किस पर है बाबू? ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित होता है। किस पर होता है? तो लैंगिक जनन पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, बताना है फुल फॉर्म क्या है डीएनए का। डीएनए की खोज किसने की? तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने की है, ठीक है। किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। चलो, यह एक गलत धारणा है, ठीक है, ये जो दिया गया है ये गलत धारणा बता रहा है। डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्सन तथा फ्रांसिलियन नामक वैज्ञानिकों को डीएनए की खोज की थी, ठीक है। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। एक्चुअली में इन लोग नहीं किया था, लेकिन अब ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन के साथ ही जाएंगे ना, इसलिए हम उसको टिक लगाएं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पढ़ के सुना रहे हैं। चलो, वास्तव में डीएनए की खोज या फिर डीएनए की पहचान सर्वप्रथम जो है कब हुई थी? 1869 में हुई थी। कौन किया था? तो स्विस के थे वैज्ञानिक, रासायनिक शास्त्री थे फ्रेडरिक मिस्चर। कौन थे? फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लियन कहा। क्या कहा था? न्यूक्लियन कहा था, न्यूक्लिन कहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जीव कोशिकाएं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है भाई? तो अनुवांशिक लक्षण का उत्तरदायी कौन होता है? तो डीएनए होता है, ऑप्शन नंबर डी। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है यकृत या फिर मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कहाँ पे? तो ये होती है आपका ग्लाइकोजोन में, ग्लाइकोजोन में, ग्लाइकोजोन के रूप में उपस्थित होती है। क्या? यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो होती है जमा होती है किसके रूप में होती है? तो ग्लाइकोजोन के रूप में, ग्लाइकोजोन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, हमारे शरीर जो है उसकी कोशिकाएं जो है उसको कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जो है शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। किसके किसके? तो शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होता है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों या फिर ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज, ऊर्जा या फिर ग्लाइकोजोन के रूप में जमा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया था? ऑप्शन यहाँ ग्लाइकोजोन दिया था, इसलिए ऑप्शन डी के साथ गए। अगर यदि रहता ऊर्जा तो ऊर्जा को भी सही हो जाता, ठीक है, या फिर रहता ग्लूकोज तो ग्लूकोज भी सही हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर में होता है, क्या होता है भाई? तो हमारे शरीर में 70% पानी होता है। क्या होता है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए, लगभग 70% पानी होता है हमारे शरीर में, यानी अधिकतम हमारे शरीर में, यानी मानव शरीर में अधिकतम भाग जल से बना होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 होती है, ठीक है, 2/3 होती है। हाँ, मानव शरीर में जो है जल की मात्रा कितनी होती है? तो 2/3 होती है, यानी लगभग 70% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, यानी कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बना देता है? जैसे हम लोग यहाँ पे कट कर देते हैं, ठीक है,
थोड़ा सा कुछ चक्कर चलता है ना, तो कट किया जाता है, तो कट कर देते हैं, तो कट करने के बाद देखना सूख जाता है, थक्का बना देता है। तो किस विटामिन के कारण होता है इस तरह? तो विटामिन के के कारण, विटामिन के के कारण विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्रावी रोधी पदार्थ यानी या फिर एंटी हेमोग्राजिक कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन जो है आसानी से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अधिक ब्लड बह जाने का डर होता है। ठीक है, यानी जिसके पास विटामिन के की कमी होती है उस व्यक्ति का ऑपरेशन जो है जल्दी नहीं किया जाता है, या फिर ऑपरेशन करने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन करने में फाड़ चीर करना पड़ता है, और फाड़ चीर करने में ब्लड निकलेगा, और विटामिन के की कमी है जिसके कारण थक्का नहीं बना पाएगा, तो उसके शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल सकता है, और ब्लड की कमी हो जाएगी जिसके कारण वो उस आदमी की ऑटोमेटिकली मृत्यु हो सकती है। इसीलिए क्या किया जाता है ना, ऑपरेशन क्या बोलते हैं, आसानी से नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंध विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अगेन विटामिन के, विटामिन के। ठीक है, चलो, प्रति स्कंध विषों के प्रतिवर्ष प्रतिकारक यानी एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावी पदार्थ, ठीक है, कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन वही आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो बोलो, एग्रोकैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं? तो विटामिन D2 को कहते हैं। एग्रोकैल्सीफेरॉल, एग्रोकैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं? तो विटामिन D2 को कहते हैं। विटामिन D2 को क्या कहा जाता है? विटामिन D2 को कहा जाता है एग्रोकैल्सीफेरॉल, एग्रोकैल्सीफेरॉल। ठीक है, चलो देखो, विटामिन D2 को एग्रोकैल्सीफेरॉल, जबकि विटामिन D3 को कोलीकैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन D का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन या फिर आहार के अनुरूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्यतः रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडा, जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। देखो, विटामिन D2 को क्या कहा जाता है? तो एग्रोकैल्सीफेरॉल, एग्रोकैल्सीफेरॉल कहा जाता है विटामिन D2 को। क्या कहा जाता है? तो एग्रोकैल्सीफेरॉल। इसी तरह विटामिन D3 को क्या कहा जाता है? कोलीकैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 को क्या कहा जाता है? कोलीकैल्सीफेरॉल। विटामिन डी क्या है? विटामिन D2 क्या है? तो विटामिन D2 विटामिन D का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन अथवा आहार के अनुरूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। ठीक है, भोजन के या फिर आहार के अनुरूप, यानी उसी रूप में मनुष्य को क्या होता है ना, प्राप्त होता है। किसमें पाया जाता है विटामिन D? तो मक्खन में पाया जाता है, मशरूम में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, पनीर में, मांस में, अंडा की जर्दी में, ठीक है, और मछली का तेल में पाया जाता है विटामिन D। और विटामिन D की कमी के कारण बच्चों में सूखा रोग या फिर रिक्रेट्स हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस कमी के कारण रिक्रेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन D की कमी से रिक्रेट्स नामक रोग या फिर सूखा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन A भंडारित होता है, यानी विटामिन A कहाँ पे रहता है? यकृत में रहता है। कहाँ पे रहता है? मानव शरीर में जो है विटामिन A विद्यमान रहता है यकृत में। ऑप्शन नंबर ए, मानव शरीर में यकृत में विटामिन A की काफी मात्रा संचित रहती है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन A का रासायनिक नाम पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल।
जिसकी कमी से शरीर में रोतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रोतौंधी नामक रोग होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि रोतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रोतौंधी नामक रोग। ठीक है, इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और संक्रमण रोधी विटामिन, जिसका मुख्यतः स्रोत होता है किसमें किसमें विटामिन ए पाया जाता है, तो दूध में पाया जाएगा, ठीक है, मक्खन में पाया जाएगा, अंडा में पाया जाएगा, मछली का तेल में, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। देखो हम लोग क्या पढ़े कि विटामिन डी के बारे में, विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए किसमें किसमें पाया जाता है, तो दूध में, मांस में, अंडा में, मछली का तेल में। उसी तरह विटामिन ए भी पाया जाता है किसमें, दूध में, मांस में, मक्खन में, अंडा में और मछली का तेल में, और किसमें, गाजर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है बताना है। रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है, जीरो फैथलमिया, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, जीरो फैथलमिया, सही है। चलो विटामिन सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है टोकोफेरल, टोकोफेरल की कमी से वेरी वेरी की बीमारी होती है, नहीं, ये सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो रेटिनॉल, रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए। रेटिनॉल अभी बताएं कि रेटिनॉल किसको कहा जाता है, विटामिन ए का ही रासायनिक नाम क्या है या फिर बायोलॉजी का टर्म नाम क्या है, तो रेटिनॉल। और इसकी कमी से क्या होता है, जीरो फैथलमिया, जीरो फैथलमिया नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जीरो फैथलमिया नामक रोग होता है। ठीक है, साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन, इसको विटामिन 12 को कहा जाता है, B12 को कहा जाता है क्या, तो साइनोकोबालेमिन, कोबालेमिन कहा जाता है किसको, तो विटामिन B12 को। और इसकी कमी से होती है रक्तलप्ता, इसकी कमी से क्या होती है, रक्तलप्ता, तो साइनोकोबालेमिन रक्तलप्ता नामक बीमारी होती है, सही है, ये भी आपका सही है, रेटिनॉल, ठीक है, और इसकी कमी से होती है जीरो फैथलमिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विटामिन डी, इसको क्या बोलते हैं, कोलीकैल्सिफेरॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल, विटामिन डी को क्या कहा जाता है, एंड एक्चुअली में विटामिन D3 को कहा जाता है, और अर्गो कैल्सिफेरॉल कहा जाता है विटामिन डी को, D2 को। और इसकी कमी से बच्चों को क्या होता है, रिक्रेट्स होता है, तो आर्गो कैल्सिफेरॉल की कमी से क्या होता है, रिक्रेट्स होता है, ऑप्शन नंबर सही है। चलो ठीक है, तो इस तरह करके क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलो तो बेरी बेरी किस में होता है भाई, बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से या फिर थायमिन की कमी से। इसी को विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन, और थायमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरल। विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरल, विटामिन ई को क्या कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरल। ठीक है, टोकोफेरल, टोकोफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म सुमिलित नहीं है। अच्छा, कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है, बोल रहा है विटामिन B1 संतरा में पाया जाता है। देखते हैं, विटामिन डी कॉड यकृत तेल में पाया जाता है, बिल्कुल हम लोग पढ़े हैं, विटामिन डी जो है कॉड यकृत तेल में पाया जाता है, ऑप्शन ई भी सही है। ठीक है, विटामिन ई गेहूं के अंकुर तेल में पाया जाता है, आगे देखते हैं। ठीक है, विटामिन के अल्फा लफा में पाया जाता है ना। चलो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखो, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में या फिर कॉड आकृत तेल में, सूर्य के प्रकाश में नहीं तो कॉड आकृत तेल में विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। गेहूं के अंकुर, ठीक है, गेहूं अंकुर तेल में विटामिन ई पाया जाता है, गेहूं अंकुर तेल में जो है विटामिन ई पाया जाता है। गेहूं अंकुर तेल में क्या है, विटामिन ई, विटामिन ए गेहूं अंकुर तेल, विटामिन ई जो है गेहूं अंकुर तेल।
विटामिन ई किस में पाया जाता है? तो गेहूं अंकुर तेल में, ये भी सही है। और एक क्या देखें, विटामिन डी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आगे बोल रहा है जब अल्फाल्फा से विटामिन, जबकि अल्फाल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है, यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। संतरा जो है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, यानी संतरा खाने से हम लोग को क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा। यद्यपि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है? जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? कोबाल्ट। जिसमें कोबाल्ट की मात्रा उपस्थित होती है उसको कहा जाता है विटामिन B12। चलो, कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 यानी इसी का रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। हमारा शरीर जो ग्रोथ करता है किसके कारण करता है? तो विटामिन B12 के कारण। जिसका शरीर ग्रोथ नहीं करता है यानी समय पर डेवलप नहीं करता है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उस तरह का लंबाई चौड़ाई नहीं हुआ, हाइट नहीं हुआ, तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी होता है, जिसके कारण इस तरह का क्या बोलते हैं? ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम या फिर कायिकी यानी फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है। फिजियोलॉजी या फिर नर्वस तंत्र या इसी को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, जो क्या होती है ना, डैमेज हो जाती है। विटामिन B12 के मुख्यतः महत्वपूर्ण स्रोत हैं क्या क्या? तो मांस। मांस खाने से हम लोग को विटामिन B12 मिलता है। मछली खाने से विटामिन B12 मिलेगा। यकृत खाने से, कर्जी खाने से क्या मिलेगा? विटामिन B12। दूध खाने से विटामिन B12, पनीर खाने से और इत्यादि चीजों से हम लोग को क्या मिलेगा? तो विटामिन B12 मिलेगा। अंत के जीवाणु, ठीक है, इसका संश्लेषण करते हैं। अंत के जीवाणु जो है इसका वो भी इसका संश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है एक स्वस्थ वयस्क, ठीक है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो रक्त जो एक अच्छा खासा जो आदमी होता है उसमें रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। उसके बॉडी में कितनी मात्रा होती है रक्त की? 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक क्या होता है? जो एक दूसरे को संयोग करके यानी जोड़ के रखता है उसको बोलते हैं संयोजी उत्तक। ठीक है, इसको इंग्लिश से बोला जाता है टिश्यू। चलो, यह रक्त वाहिकाओं के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7 से 8% होती है, यानी जिसका जितना शरीर का भार है, किसी का 54 किलो है तो उसका जो है 7 से 8% अपना निकाल लो, तुम्हारे शरीर में उतना लीटर खून निकलेगा। ठीक है, एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उपयुक्त या फिर उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आधान या फिर इसी को बोला जाता है ट्रांसफ्यूजन। क्या बोलते हैं? आधान को ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि भी संगत होना चाहिए। क्या? तो RH कारक। क्या? RH कारक। RH कारक क्या है? रेसिस बंडर। ठीक है, रक्त आदान इसी को बोला जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज जो है कौन किए थे? तो लैंड स्टीनर एवं विनर नामक वैज्ञानिक ने। किस पर किए थे? तो एगो बंदर था जिसका नाम था रिसर्च बंदर, और उन्हीं के रक्त में पहली बार RH को देखा गया था।
चलो, किसने खोज किया? तो लैंड एस्टिनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 100 हो रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र है, यानी रक्तदाब को किसमें मापते हैं? तो किसमें मापते हैं? एस्फिगमोमेनोमीटर, एस्फेगमोमेनोमीटर से मापते हैं। किसको? रक्तदाब को। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 12/180, यानी जो ब्लड जाता है वो 120 के स्पीड में और ब्लड आता है वो कितना का स्पीड में? तो 80 के स्पीड में। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले प्रकुंचन, ठीक है, प्रकुंचन दाब यानी साइटोलिक प्रेशर, तथा दूसरा जो होता है वो प्रासनन दाब, ठीक है, डाइसाइटोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्यतः तौर पर प्रकुलन दाब 120 मिली एचजी होता है तथा प्रासनन दाब जो है वो 80 मिली एचजी होता है। रक्तचाप को डॉक्टर एस्फिगमोमेनोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? तो एस्फिगमोमेनोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त की प्रवाह होती है कितनी? तो 1200 सीसी। कितनी होती है? 1200 सीसी। वृक्क मानव शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसका उपयोग कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने का होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन जो है लगभग 1500 लीटर की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्लीन कर लेता है और वृक्क से प्रति मिनट जो है 1200 सीसी रक्तचाप प्रवाह होती है। क्वेश्चन नंबर 33, इंसुलिन है क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था। कब पूछा है? 2016 का प्रीलिम्स में पूछा गया था, बीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है। इंसुलिन क्या है भाई? तो इंसुलिन आपका एक प्रोटीन है। चलो, इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतस्रावी भाग में लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है, ठीक है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड यानी प्रोटीन है जिसकी संरचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपयोग को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसको उपचायक को नियंत्रित करता कौन है? कौन करता है? तो इंसुलिन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन क्या है? एक इंसुलिन है। वही रिपीट क्वेश्चन है, देखो 2004 में पूछा गया है। इंसुलिन क्या है? तो एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी।